हेलो फ्रेंड्स, आई एम इकोनॉमिक्स अवशेष यादव सर। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवशेष इकोनॉमिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे किसी कम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ये इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको इकोनॉमिक्स के मॉडल समझना है तो ये सबसे फर्स्ट और सबसे बेसिक मॉडल है, जिसको समझने के बाद आपके आने वाले जितने भी मॉडल्स होंगे वो सब मैं आसानी से आपको समझा सकता हूँ। अगर आप इसको समझ गए तो आने वाले जितने भी मॉडल्स हैं सब इसी को क्रिटिसाइज करके या इससे आगे इसी को एक्सटेंड करके बनाया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं इसको पढ़ाने से पहले कुछ आपको थोड़ी बहुत बातें बताना चाहूँगा कि इसमें क्या चीजें जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि अगर आपको ग्रोथ मॉडल जितने भी हैं अगर आपको समझना है, चाहे 19-20 मॉडल हैं, लगभग 18-19 से, सभी मॉडल को समझने के लिए आपको ये मॉडल समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये बेसिक मॉडल है और यहीं से बुनियाद चालू हुआ है मॉडल का। तो ये दो अर्थशास्त्री हैं, जो हैरड और डोमर, ये दो अर्थशास्त्री हैं। और इन्हीं दो शास्त्रियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे मॉडल को क्रिएट करे हैं। यानी एक इकोनॉमिक्स को डेवलप करना है, इकोनॉमिक्स को बढ़ाना है, इकोनॉमिक्स को कैसे अपने इकोनॉमिक्स को एक हाई लेवल पर ले जाकर आप वहां पर एक ग्रोथ कर सकते हैं, ये सब इन्होंने बताया है अपने अपने मॉडल में। लेकिन इन दोनों का मॉडल जबकि 6-7 साल लगभग गैप है, लेकिन दोनों का रास्ता अलग था। दोनों का रास्ता अलग था, लेकिन दोनों एक ही कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। और इस मॉडल को जब मैं आप सबको समझा दूंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं जो कह रहा था वो सही है। तो सबसे पहले मैं मॉडल शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ बता दूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जितने भी मॉडल्स जो हैं, जो आपके और जितने भी थ्योरीज हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं इकोनॉमिक्स के, जब मैं पढ़ाता हूं और आपको अपलोड करता हूं तो काफ़ी उसका एनालाइज करके और काफ़ी ज़्यादा उसका विश्लेषण करने के बाद मैं इसको बताता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये मॉडल बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जिस तरह से मैं इसको एकदम सिंपल, मतलब एकदम सिंपल भाषा में लिखा हूँ और अच्छे से समझाने का प्रयास किया हूँ। हाँ, न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं है, ये कह सकते हैं आपको थोड़ा सा ये कंसेप्ट बेस्ड है। और यहाँ पर मैं ज़्यादा डिराइव नहीं किया हूँ वो न्यूमेरिकल, ताकि आपको तो थोड़ी बहुत दिक्कतें नहीं, क्योंकि कुछ बच्चों को होता क्या है कि अगर हम उसको ज़्यादा डिराइव करने लगते हैं और उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करने लगते हैं तो मॉडल थोड़ा सा टफ हो जाता है, वो बच्चों को नहीं समझ में आता। फिर भी तो यहाँ पर मैं आप सबको चलिए बताता हूँ कि ये एक मॉडल जो है वो यहाँ पर दो अर्थशास्त्री, जो कि आपको बता दूं कि आपको पूरा मॉडल इस वीडियो में फुल मॉडल मिलने वाला है। यानी पूरा मॉडल आपको एक ही वीडियो में समझ में आने वाला है। यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि फुल वीडियो इन वन मॉडल, यानी पूरा का पूरा मॉडल एक वीडियो में आपको ये मिल जाएगा और आपको पूरी तरह समझ में आएगा। यहाँ पर हैरड जो थे उनका जन्म 1900 में हुआ था। और यहाँ पर ये देखिए हैरड हैं और यहाँ पर ये देखिए डोमर है। तो ये हैरड जो है इनका जन्म 1900 में हुआ था और इनका मृत्यु जो है, जो डेथ है, वो 1978 में हुआ था। जबकि वहीं पर जो डोमर है वो उनसे 14 साल बाद अपना जन्म लिए थे, यानी 1914 में लिए थे। और ये इनसे लगभग 19 साल बाद मरे हैं, यानी इनका डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पर आप इतना समझ गए होंगे। यहाँ पर चित्र लगाने का मेरा मकसद ये है कि ताकि आपके दिमाग में फिगर बनता रहे कि एक अर्थशास्त्री जो है, अगर वो हैरड है किस तरह का है। एक माइंड फिगराइजेशन होता है, कि माइंड फिगराइजेशन होने का मतलब कि आपको इनका मॉडल समझने से पहले ये समझ में रहेगा कि ये हैरड है, ये डोमर है, इनका ऐसे चित्र बनेगा आपको और आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए, ज़्यादा बातें न करते हुए मैं आगे आपको आपके इस मॉडल पर लेकर चलता हूँ। देखिए, पहले इंट्रोडक्शन आपको दिखा देता हूँ कि ये इनका इंट्रोडक्शन दिखा देता हूँ कि इंट्रोडक्शन क्या करता है। तो मॉडर्न इंटरेस्ट इन द ग्रोथ थ्योरी वाज इनिशिएटेड बाय द हैरड इन 1939। यानी सबसे पहली चीज कि ये चीजें आपसे पूछ लेता है कि ये मॉडल क्या है। ये चीजें आपको याद रखना होगा। ये मॉडल कब दिया गया था? 1939 में ये हैरड द्वारा दिया गया था, और जबकि वहीं पर डोमर का अगर आएगा तो 1946 में दिया गया था। तो
तो ये आपको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ये सब मैचिंग में आ जाता है। और इसके आगे आपको दिखाना चाहूंगा, इसको डिलीट कर दूं। इट एम्फसाइज, यहां से आपको लेकर चलता हूं, ये दिखाता हूं। इट एम्फसाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेट ग्रोथ, यानी स्टेडी ग्रोथ कैसे, स्टेडी ग्रोथ की इस पॉसिबिलिटी को बताता है, एज वेल एज द डिफिकल्टी टू ऑफ अचीविंग इट, और इसे अचीव करने के लिए, यानी स्टेडी ग्रोथ अचीव करने के लिए क्या क्या डिफिकल्टीज होती हैं उसके बारे में ये आपको बताता है। दूसरी चीज ये बताता है कैपिटल अकुमुलेशन। जो कैपिटल अकुमुलेशन है, इन्होंने बताया कि कैपिटल अकुमुलेशन, कैपिटल खुद उसके लिए वो होता है कि कैपिटल अकुमुलेट करने के लिए एक्सपेंशन ऑफ लेबर फोर्स एंड टेक्निकल प्रोग्रेस आर गिवन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द हैरेडोवर मॉडल। यानी कैपिटल अकुमुलेशन के लिए जो है लेबर का एक्सपेंशन और टेक्निकल जो प्रोग्रेस है इस पर डिपेंड करेगा कि कैपिटल अकुमुलेशन कितना होगा। और यहाँ पर कैपिटल जो है वह क्रूशल फैक्टर है इसमें, इनके मॉडल में, यानी कैपिटल इनका सबसे महत्वपूर्ण कैपिटल जो है कैपिटल अकुमुलेशन वो सबसे मेन पॉइंट है। इसको आपको याद करके रखना है क्योंकि आगे वही काम देगा। डोमर गेव हिज ग्रोथ मॉडल इन 1946, यानी जो डोमर थे वो 1946 में अपना मॉडल दिए थे। दैट वाज क्लोजली रिलेटेड टू हैरेड ग्रोथ मॉडल, जो कि पूरी तरह से, लगभग पूरी तरह से ये हैरेड के ग्रोथ मॉडल से मिलता जुलता था और मिलता जुलता है, एकदम सेम, लगभग वही कंक्लूजन पर पहुंचे हैं। बोथ दीज मॉडल्स हाईलाइट द इसेंशियल कंडीशन फॉर अचीविंग एंड मेंटेन द स्टेडी ग्रोथ। तो यहाँ पर क्या सिमिलरिटीज है, सिमिलरिटीज ये है कि ये दोनों मॉडल एक स्टेडी, एक इसेंशियल कंडीशन, एक आवश्यक शर्तें मानते हैं एक स्टेडी ग्रोथ को पहुंचने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए। यानी वहां पर आप पहुंच गए स्टेडी ग्रोथ पर, फिर उसको आप कैसे मेंटेन रखेंगे, इन बात का भी ये दोनों मॉडल व्याख्या करते हैं। हैरेड-डोमर मॉडल फोकस ऑन द ड्यूअल रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट है, इनका मानना है कि इन्वेस्टमेंट दो कार्य करता है। सबसे पहला यहाँ पर होता है इन्वेस्टमेंट जनरेट इनकम्स। जब यहाँ पर इनकम की बात आती है थ्रू द वाया द मल्टीप्लायर इफेक्ट एंड इफेक्टिव डिमांड, यानी इफेक्टिव डिमांड और मल्टीप्लायर किसका है, ये किन्स का है। तो किन्स ने जैसे बताया था कि इफेक्टिव डिमांड और मल्टीप्लायर के थ्रू हमारा जो इनकम जनरेट होता है, वो चीजें डोमर ने माना कि इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो हमारा इनकम जनरेट होता है। अब ये चीजें किसने दिया है, ये किन्स ने माना है। जबकि वहीं पे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनका मानना था कि जब हम कोई चीज इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप जो पूंजी लगाते हैं उससे प्रोडक्टिविटी जनरेट होती है, यानी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जनरेट होती है थ्रू प्रोडक्टिविटी इफेक्ट, यानी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट की वजह से प्रोडक्टिव कैपेसिटी। यानी यहां पर मैं हाईलाइट करना चाहूंगा क्योंकि ये चीजें आपको याद करके रखना है। देखिए, जनरेट इनकम किसने कहा था, किसका मानना था, किन्स का मानना था। और कैसे इनकम जनरेट करता है, क्योंकि ये मल्टीप्लायर, जब कोई चीज जब मल्टीप्लायर मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें दिखाऊंगा कि मल्टीप्लायर और इफेक्टिव डिमांड के माध्यम से कैसे इनकम जनरेट होता है। तो ये किसका हुआ, किन्स का। जबकि वहीं पर न्यू इन्वेस्टमेंट, यानी जब नया इन्वेस्टमेंट कोई हम करते हैं, ये क्या जनरेट करता है, ये प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ये कौन मानते थे, जो इकोनॉमिस्ट थे क्लासिकल के। तो यहां पर आपको समझ में आया। कभी कभी ये क्लासिकल केन्जियन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, याद कर लीजिए। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि कभी कभी इसको क्लासिकल, चलिए क्लासिकल और इसको के और यल से दर्शा दे रहा हूं, क्लासिकल और केन्जियन मॉडल के नाम से जाना जाता है। कभी कभी इसको क्लासिकल और केन्जियन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको समझ में रहना चाहिए कि कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा मॉडल क्लासिकल और केन्जियन के मॉडल के नाम से जाना जाता है। वो कौन सा मॉडल है, हैरेड-डोमर मॉडल। यानी हैरेड-डोमर मॉडल को क्लासिकल और केन्जियन मॉडल क्यों कहा जाता है, ये आपको समझ में आज गया होगा। क्योंकि क्लासिकल जो मानते थे वो मानते थे कि जो हम इनकम जनरेट करते, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे इनकम जनरेट होता है। जबकि वहीं पर क्लासिकल का मानना था कि इन्वेस्टमेंट हमारा जो है वो क्या है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी जनरेट करता है। तो यहां पर आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट स्लाइड आपको ले चलते हैं। अब यहां पर देखिए
कि यहाँ पर क्या है, ये जनरल अजम्पशंस उनका है, मानना है, जो मान्यताएं वो माने हैं कि वो क्या मानते हैं। वो मैं पहले ये ले लूं समझाने के लिए आपको। हाँ, यहाँ पर आ गया। तो जनरल अजम्पशंस क्या था, यानी हेरेट डोमर मॉडल का जो जनरल अजम्पशंस था, जो मान्यताएं वो मान कर चले थे, वो ये था, एन इनिशियल फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, यानी जो इनकम है और एम्प्लॉयमेंट है वो पूरी तरह से फुल एम्प्लॉयड है, यानी जो वर्कर है वो पूरी तरह से एम्प्लॉयड है और जो इनकम है वो पूरी तरह से जनरेट हो रही है, यानी हमारी जो वस्तुएं अवेलेबल है वो पूरी तरह से यूटिलाइज की जा चुकी हैं और हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो कहीं पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं पाया जाता, यानी ये क्लासिकल के हिसाब से हो गया। और यहाँ पर इन्होंने इनका जनरल अजम्पशंस है। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमी, यानी लेजर्स फेयर पॉलिसी वर्क करती है, यानी गवर्नमेंट का कोई भी रोल हमारी अर्थव्यवस्था में नहीं होता है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है स्वतंत्र रूप से सप्लाई और डिमांड पर चलती है, ये इनका मान्यता है। मॉडल्स इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी कहने का मतलब कि ये हमारा जो मॉडल है हेरेट डोमर, वो पूरी तरह से क्लोज्ड इकोनॉमी पर डिपेंड करती है, इसमें कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फॉरेन एड कोई भी नहीं होता है। ये सब मान्यताएं आपको याद रखना है। देयर इज नो लैक्स इन द एडजस्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक वेरिएबल्स, यानी कोई भी वेरिएबल्स के बीच जो एडजस्टमेंट है उसमें कोई लैक्स नहीं होता, यानी आपने कोई चीज इन्वेस्ट किया और सेविंग किया, वो तुरंत ही इन्वेस्ट हो जा रहा है और इन्वेस्ट जो किया उसका तुरंत इनकम जनरेट हो जा रहा है और इनकम जो जनरेट की है, हमारे पास जो इनकम आया हम उसको एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंड भी कर दे रहे हैं, एक्सपेंडिचर पर उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी हम उसमें फिर खरीद ले रहे हैं, यानी हमारे बीच यानी इनकम जनरेट होने और हमारे खरीदने के बीच में कोई गैप नहीं है और हमारा जो सेविंग है उसको इन्वेस्ट करने के बीच, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो या प्रोड्यूसर हो, उनमें कोई गैप नहीं है, यानी और कोई भी सेविंग जो है वो ऐसा नहीं है कि सेविंग वो बचा कर रखें, उसको पूरा का पूरा वो इन्वेस्ट कर देना है, ये इनकी मान्यता है। अब नेक्स्ट मान्यता है द एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आर इक्वल, यानी एपीसी इज इक्वल टू एपीएस एमपीएस, एपीएस इज इक्वल टू एमपीएस, यानी लॉन्ग रन की बात हो रही है। जब आपको एमपीएस और एपीएस की बात कही जाए बराबर है तो समझ लीजिए कि आप वो लॉन्ग रन की बात कर रहा है। तो ये चीजें देखो मैं हाईलाइट किया हूं कि कैपिटल आउटपुट रेशियो आर कांस्टेंट, जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो पूरी तरह से कांस्टेंट है, यानी उनमें वेरिएबल नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न ऑपरेट्स बिकॉज, यहाँ पर लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स जो है वो ऑपरेट होता है, यानी इंक्रीजिंग रिटर्न्स नहीं या डिक्रीजिंग रिटर्न्स नहीं, यहाँ पर केवल कांस्टेंट रिटर्न टू ऑपरेट, कांस्टेंट रिटर्न्स, यानी जो हमें रिटर्न्स मिलता है वो स्थिर है क्योंकि कैपिटल आउटपुट रेशियो स्थिर है। बिकॉज द प्रोपेंसिटी टू सेव एंड कैपिटल कोएफिशिएंट आर अज्यूम्ड फिक्स्ड, जो प्रोपेंसिटी टू सेव है यानी जितना हम सेव करने की जो हमारी इच्छा है वो हम सेव कर रहे हैं, वो कैपिटल जो हमारा जनरेट हो रहा है उसके बराबर है, यानी जो हम सेव करना चाह रहे हैं और जितना कैपिटल चाहिए मेंटेन करने के लिए उतना वो अवेलेबल है। इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, ये नेक्स्ट है, इनकम एंड इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग आर द ऑल डिफाइंड इन द नेट सेंस, यानी नेट सेंस कहने का मतलब ये है कि नो डिप्रेसिएशन, यानी चाहे कैपिटल हो चाहे फिर इन्वेस्टमेंट हो चाहे सेविंग हो, इनके बीच डेप्रिसिएशन नहीं है। डेप्रिसिएशन मतलब इसमें कोई घिसावट नहीं है, कोई उसमें खराबी नहीं आएगा, यानी इनकम जो है पूरी तरह से इन्वेस्ट कर दिया जाएगा और जो इन्वेस्ट कर दिया जाएगा या एक्सपेंडिचर कर दिया जाएगा और जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी तरह से सेविंग कर दिया जाएगा। यहाँ पर मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और आठवां क्या है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल इन द एक्स एंटी और एक्सपोस्ट सेंस, कहने का मतलब यह है कि जितना हम उम्मीद करते हैं, एक्स एंटी का मतलब है कि जो हम उम्मीद करते हैं, एक्स पोस्ट का मतलब होता है जितना हमने एक्चुअल किया, यानी एक्स एंटी का मतलब जो एक्सपेक्टेशन है हमारा वो है और एक्चुअल में जो है ये है, यानी जितना हमने सोचा था और उतना जो इन्वेस्ट किया है दोनों बराबर है, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट चाहे एक्स एंटी के रूप में ले लिया जाए या एक्स पोस्ट के रूप में ले लिया जाए या फिर एक्चुअल के रूप में। एक्स एंटी को क्या मानिए, यहाँ पर एक्चुअल मानिए, सॉरी एक्स पोस्ट को एक्चुअल मानिए और एक्स एंटी को हम एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे किसी भी कार्य को करने से पहले जब हम जो चीजें एक्सपेक्ट करते हैं कितना हम करेंगे, जैसे आज आपने सोचा कि कल हम 10,000 रुपए हमारे जेब में आएगा, तो अगर वो
आपका जो पैसा है वो 10,000 रुपये आ गया, तो आपका एक्स एंटी यानी जितना आपने उम्मीद किया था और एक्सपोस्ट जो आपका आया वो दोनों बराबर है। वही यहां पर कहना चाह रहा है, यानी जितना सेविंग वो चाह रहा था और जितना सेविंग वो किया और जितना इन्वेस्टमेंट चाह रहा था और जितना इन्वेस्टमेंट किया, दोनों बराबर है। यहां पर ये चीज समझ में आए। देयर इज ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर इन द प्रोडक्टिव प्रोसेस, यानी जो प्रोडक्टिव प्रोसेस है, जो उत्पादन के कार्य हैं, उनमें क्या है, उनमें ये जो कैपिटल और लेबर का रेशियो है वो बराबर है, फिक्स है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यहाँ फिक्स की बात की जा रही है। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। हैरेड मॉडल को अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इनकी भी अजम्पशंस एक इंडिविजुअल अजम्पशंस है। सेविंग इनकम रेशियो इज अज्यूम्ड कांस्टेंट, यानी इनकम से सेविंग इनकम रेशियो कहने का मतलब ये है कि आपका जो इनकम हो रहा है उससे जितना सेविंग, जिस परसेंट में आप सेविंग कर रहे हैं, इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा या जैसे जैसे घटेगा, आपका ये अनुपात यानी ये रेशियो नहीं कम होगा। यानी कहने का मतलब अब्सोल्यूट वैल्यू नहीं कम, अब्सोल्यूट वैल्यू कम हो सकता है लेकिन उनका रेशियो कम नहीं होगा। रेशियो जहां भी लिखा जाए तो ये समझिए परसेंटेज की बात हो रही है, यानी जितना परसेंट से हमारा इनकम घटा है या बढ़ा है, उसी परसेंटेज से हमारा सेविंग भी घटा बढ़ा है। ये कांस्टेंट है यानी स्थिर है। यानी सेविंग अगर मैं कह दूं कि हमारा इनकम मान लीजिए 10% से बढ़ा, 10,000 रुपए था, 10% से बढ़कर हमारा कितना हो जाएगा, 1,000 रुपए बढ़ा, 11%। और 10,000 रुपए का जब हम 5,000 रुपए बचा रहे थे उसमें से, तो 5,000 का 10% यानी 500 रुपए बढ़ा। देखिए अगर एब्सोल्यूट वैल्यू की बात की जाए तो उसमें 1,000 रुपए बढ़ा है, इसका 500 रुपए बढ़ा, लेकिन अगर परसेंटेज की बात की जाए तो दोनों परसेंटेज बराबर है। यहां पर ये समझ में आया कि रेशियो क्या होता है। ठीक, अब नेक्स्ट, टेक्निकल प्रोग्रेस हैज बीन अज्यूम्ड टू बी लेबर ऑगमेंटिंग नेचर। हाँ, ये चीजें याद रखिए क्योंकि ये बहुत से एग्जामों में पूछा, याद रखिएगा मेरी बात कि ये चीजें मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए ताकि कि क्या है। हाइलाइटर काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप समझिए। चलिए मैं आपको दूसरा चीज लेकर चलता हूं कि ये चीजें याद रखिएगा। ये लेबर ऑगमेंटिंग है, टेक्निकल प्रोग्रेस कैसा है, लेबर ऑगमेंटिंग है, या फिर इसको न्यूट्रल भी कहा जाता है। जो लेबर ऑगमेंटिंग है, ये दोनों चीज याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा है और ये भी पीजीटी और नेट के दोनों के एग्जाम में पूछा है, इसलिए मैं यहाँ पर गोला कर दिया हूं कि पूछ देता है कभी कभी है। जो हैरेड डोमर मॉडल है वो लेबर ऑगमेंटिंग है या फिर कैपिटल ऑगमेंटिंग है या फिर बोथ या दोनों है। तो हिक्स का जो मॉडल है, हिक्स का, किसका, हिक्स का, वो दोनों है। यानी हिक्स का जो मॉडल है वो लेबर भी और कैपिटल भी, यानी दोनों ऑगमेंटिंग है, यानी लेबर ऑगमेंटिंग और कैपिटल ऑगमेंटिंग दोनों है। लेकिन अगर हैरेड डोमर मॉडल की बात की जाए तो यहां पर केवल लेबर ऑगमेंटिंग है। याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछता है, पीजीटी के एग्जाम में तो शायद रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और एग्जाम और नेट में भी कई बार पूछा गया है। नहीं विश्वास है तो आप पीछे जाकर नेट के पेपर आप और पीजीटी के पेपर आप देख सकते हैं। हाँ, तो अब आगे चलिए, आपको क्या बताने वाला था नेक्स्ट, ये देखिए, कैपिटल आउटपुट एंड लेबर आउटपुट रेशियोज आर अज्यूम्ड फिक्स्ड, यानी कि कैपिटल आउटपुट और लेबर आउटपुट रेशियो भी फिक्स है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट, कांस्टेंट रिटर्न टू ऑपरेट, सीधी सी बात है कि जब ये दोनों फिक्स है कि जैसे जिस अनुपात में हमारा आउटपुट बढ़ रहा है उसी अनुपात में हमारा कैपिटल और या उसका एम्प्लॉयमेंट यानी लेबर भी बढ़ रहा है, यानी ऐसे भी कर सकते हैं जिस अनुपात में हमारा लेबर और कैपिटल बढ़ रहा है उसी अनुपात में हमारा आउटपुट बढ़ रहा है। तो जब हमारा आउटपुट सेम रेशियो में बढ़ रहा है तो उसी तो हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहते हैं, उसी को तो हम स्थिर दर में बढ़ते हुए, स्थिर दर में हमारा जो अनुपात होता है कांस्टेंट रिटर्न्स होता है, जो हमारा इनकम होता है वो कांस्टेंट रेशियो में होता है। अब इसके देखिए, हैरेड मॉडल रेजेस 3 इश्यूज। अब इनके मॉडल पर आ जाइए कि आप अजम्पशंस पढ़ लिए, अब इनके मॉडल को देखिए कि हाउ कैन स्टेडी ग्रोथ बी अचीव्ड विद द फिक्स कैपिटल आउटपुट रेशियो। इनका पहला क्वेश्चन था
कि कैसे फिक्स कैपिटल आउटपुट रेशियो के द्वारा, ये याद रखिएगा क्योंकि ये भी एग्जामों में पूछा जाता है, जो भी हाईलाइट किया हूं उसको आप बहुत गौर से याद करिएगा, बहुत अच्छे से याद करके, यानी पूरा ओरल होना चाहिए आपके माइंड में, यानी जिसको कहते हैं रट्टा, यानी पूरी तरह से रट्टा होना चाहिए। आपको मॉडल समझ में आए नहीं आए वो अलग की बात है, लेकिन ये चीजें याद रखिएगा, एग्जाम में आपको काम देगा। तो यहाँ पर स्टेडी ग्रोथ स्टेडी ग्रोथ को प्राप्त करने के लिए फिक्स आउटपुट रेशियो से कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था हाउ कैन स्टेडी ग्रोथ बी मेंटेन, यानी जब हमने उसको प्राप्त कर लिया, जो स्टेडी ग्रोथ है उसको प्राप्त करने के बाद कैसे हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद हाउ टू रिटर्न नेचुरल फैक्टर्स पुट ए सीलिंग ऑन द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, यानी जब हम नेचुरल फैक्टर्स के जो है उसको कैसे हम एकदम उच्च अवस्था में रख सकते हैं, यानी सबसे हाईएस्ट अवस्था में कैसे रखा जा सकता है, और ऑन द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी की सबसे हाईएस्ट अवस्था जो है उसको कैसे अचीव किया जा सकता है इस कैपिटल फिक्स कैपिटल आउटपुट रेशियो से। ये इनके क्वेश्चंस है, और इन तीनों के लिए इन्होंने 3 शब्द का इस्तेमाल किया है। हाँ, ये वीडियो आपको बता दूं थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, लेकिन पूरी तरह से मैं एक एक टॉपिक को, एक एक शब्द को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को पूरी तरह से अगर समझना है तो आप पूरा देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, टू आंसर दीज क्वेश्चंस, यानी जो अभी क्वेश्चन आपने पिछले स्लाइड में पढ़ा है उसके आंसर देने के लिए हैरेज हैड एक्सप्लेन द 3 ग्रोथ रेट्स, इन्होंने 3 ग्रोथ रेट की बात की है, एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ है और नेचुरल ग्रोथ रेट। अब एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या होता है, वारंटेड ग्रोथ रेट क्या होता है और नेचुरल ग्रोथ रेट, चलिए मैं आपको इनको तीनों के बारे में बताता हूं, फिर तीनों का एक समराइज करूंगा और वो वीडियो के लास्ट में होगा जो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा एक सरल भाषा में। अभी तक तो आपको मैं थ्योरेटिकली समझा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा लास्ट के वीडियो में, आप बने रहिए केवल। एक्चुअल ग्रोथ रेट जो है, दिस ग्रोथ रेट इज डिनोटेड बाय जी, इसको जी और कभी कभी जी ए से भी डिनोट करते हैं, यानी दर्शाया जाता है। इट इज डिटरमाइंड बाय द एक्चुअल रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अवेलेबल इन द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी में जो अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट और सेविंग, एक्चुअल रेट ऑफ सेविंग, यानी सेविंग का क्या रेट है, यानी किस रेट पर सेविंग हो रही है, और उसका इन्वेस्टमेंट किस तरह कितना हो रहा है, यानी जो सेविंग हो रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो इकोनॉमी में है, इस पर ये डिपेंड करता है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन इनकम टू टोटल इनकम, यानी ये ग्रोथ एक्चुअल ग्रोथ रेट जो है वो चेंज इन इनकम अपॉन इनकम, यानी इनकम में कितना चेंज हो रहा है इस बात को दर्शाता है, यानी इसको हम कह सकते हैं इनकम ग्रोथ रेट। देखिए मेरी बात याद रखना कि इसको हम इनकम ग्रोथ रेट भी कह सकते हैं। एक्चुअल ग्रोथ रेट इज डिटरमाइंड बाय 2 फैक्टर्स, जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, यानी कह सकते हैं 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है या 2 फैक्टर्स के द्वारा ये प्रभावित होता है। सेविंग इनकम रेशियो, यानी किस तरह से इनकम में किस रेशियो से वो सेविंग हो रहा है, और कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी जो सेविंग हम कर रहे हैं उसको कैसे कैपिटल उसको लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उस इन्वेस्ट करने के बाद हमारा आउटपुट कितना हो रहा है उसके रेशियो, यानी दूसरी ये कह सकते हैं सेविंग इनकम रेशियो और कैपिटल आउटपुट रेशियो, इन 2 बातों पर हमारा जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो डिपेंड करता है। दीज 2 आर फिक्स, और ये दोनों फिक्स हैं क्योंकि मैं बता चुका हूं पहले ही, इनका अजम्पशंस है कि ये सब जो चीजें हैं वो पूरी तरह से फिक्स हैं, यानी अधिकतर जो मान्यताएं इनकी हैं सब फिक्स में लिया गया है, फ्लेक्सिबल नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 फैक्टर्स, जैसे यहां पर लिख सकते हैं GC इक्वल टू एस, यानी GC यही इनका ग्रोथ रेट है, एक्चुअल ग्रोथ रेट, एक्चुअल ग्रोथ G इज इक्वल टू एक्चुअल ग्रोथ रेट, यहां पर ये C इक्वल टू कैपिटल चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन इनकम, यानी इनकम में चेंज होने से कैपिटल में कितना चेंज हुआ, यानी इसको चेंज इन कैपिटल कह सकते हैं, जिसका दूसरा सेविंग आउटपुट रेशियो, यानी यस अपॉन वाई, वाई को आउटपुट कहते हैं, यहाँ पर इनकम का हो या आउटपुट का हो दोनों एक ही है। तो यह स्मॉल एस बराबर होता है सेविंग इनकम रेशियो, यानी जो ग्रोथ जो हमारा सेविंग हो रहा है उसमें अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट, यानी कितने ग्रोथ से हमारा इकोनॉमी बढ़ रहा है उसमें कितना कैपिटल का जो सेविंग है वो कितना हमारा इन्वेस्ट हुआ है, उस रेट पर यह निर्भर करता
वेयर यस आई इज इक्वल टू यस, यानी जहां पर सेविंग इन्वेस्टमेंट है वो सेविंग के बराबर हो जाए। देखिए जहां पर इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर हो जाता है, दिस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर अचीविंग ग्रोथ रेट। यही इसका नेसेसरी कंडीशन है, यानी जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए, यानी जितना आप सेविंग कर रहे हैं या जितना इन्वेस्टमेंट आपको करना हो उतना सेविंग आप जो कर रहे हैं उसके बराबर हो। जैसे यहाँ पर ये सेविंग अपॉन इनकम लिखा हूं, लेकिन अगर इसको मैं ऐसे कर दूं कि यस इक्वल टू आई, यानी सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कहिए या इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग कहिए, दोनों बातें ये कहिए। तो कहने का मतलब ये है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट जहां पर बराबर हो जाता है, यही इनका स्टेडी ग्रोथ है, यही अचीविंग स्टेडी ग्रोथ। यानी स्टेडी ग्रोथ को अगर आपको प्राप्त करना है तो ये सबसे नेसेसरी कंडीशन है कि जितना आप सेविंग कर रहे हैं उसको पूरी तरह से इन्वेस्ट कर दीजिए मार्केट में। और इसको कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं इसको, यानी डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब एक इक्विलिब्रियम है जो बदलते हुए रूप में फिर जाकर एक नई अवस्था में जाकर इक्विलिब्रियम स्थापित कर ले रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये हाईलाइट किया, एक्चुअल ग्रोथ रेट इज आल्सो नोन एज इनकम ग्रोथ रेट। ये याद रखिएगा क्योंकि कंपेयर जब करेंगे तो आपको ये याद रखना कि ये इनकम ग्रोथ रेट को बताता है, यानी हमारा इनकम किस रेट से बढ़ रहा है, ये बात एक्चुअल ग्रोथ रेट बताता है। तो इसको इरेज कर दूं, फिर आपको नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर चलता हूं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर, वारंटेड ग्रोथ रेट क्या होता है? वारंटेड ग्रोथ रेट आ गया। दिस ग्रोथ रेट इज डोनेटेड बाय जीडब्ल्यू, यानी वारंटेड ग्रोथ रेट को सबसे पहली बात ये जान लीजिए जीडब्ल्यू से दर्शाया गया है, यानी जहां पर जीडब्ल्यू हो वहां पर वारंटेड ग्रोथ आप कर सकते हैं। यानी जीडब्ल्यू यानी वारंटेड ग्रोथ रेट इज आल्सो नोन एज एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट। ये किस चीज को बताता है? ये बताता है वो जो एक्चुअल ग्रोथ रेट था वो इनकम के ग्रोथ को दर्शाता था, जबकि यहां पर ये आउटपुट के ग्रोथ को दर्शा रहा है, यानी उत्पादन के सप्लाई को दर्शा रहा है। वो डिमांड, यानी दूसरी भाषा में कह सकते हैं वो डिमांड को दर्शा रहा है, ये वस्तुओं को डिमांड को दर्शा रहा है, क्योंकि इनकम होगा तभी आप डिमांड करेंगे, और ये वस्तुओं के सप्लाई को दर्शा रहा है। इतना चीजें समझ में आया? तो वारंटेड ग्रोथ रेट रेफर्स टू दैट ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी when it is working at full capacity, यानी जितना हमारे पास कैपिटल है उसका पूरी तरह से यूटिलाइज किया जा रहा है, एंड मेकिंग द ऑप्टिमल यूज ऑफ मशीन्स एंड मैन पावर, और जितने मैन पावर हैं और जितने मशीन्स अवेलेबल हैं उन सभी का और पूरी तरह से यूटिलाइज करके हमारा उत्पादन किया जा रहा है। सो इसलिए इट इज आल्सो नोन एज फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट, इसीलिए इसको फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी एग्जामों में इसके नाम से पूछ देता है, फुल कैपेसिटी ग्रोथ किस ग्रोथ रेट को कहते हैं, या इसको फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट भी कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है? फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट और पोटेंशियल ग्रोथ रेट। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये तीनों नाम मैं इसलिए नहीं जोड़ा हूं कि यहाँ पर अलग अलग आपको दिखाना था, बल्कि ये जोड़ने इसलिए जोड़ा हूं क्योंकि ये एग्जामों में पूछे जाते हैं। एक्चुअल ग्रोथ रेट इज डिटरमाइंड टू फैक्टर्स, ये भी दो चीजों से प्रभावित होते हैं, कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड सेविंग इनकम रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड सेविंग इनकम रेशियो, टू फैक्टर्स। यहां पर जीडब्ल्यू यानी वारंटेड ग्रोथ रेट इनटू सीआर यानी रिक्वायर्ड कैपिटल इक्वल टू सेविंग, यानी जितना ग्रोथ रेट हमें चाहिए अपने ग्रोथ रेट को मेंटेन करने के लिए, यानी ग्रोथ रेट करने के लिए उतना हमारा सेविंग के बराबर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा, ये जीडब्ल्यू मतलब वारंटेड ग्रोथ रेट, सीआर मतलब रिक्वायर्ड कैपिटल टू मेंटेन वारंटेड ग्रोथ रेट, यानी कितना ग्रोथ रेट, कितना हमें कैपिटल चाहिए अपने मेंटेन करने के लिए, किसको? वारंटेड ग्रोथ रेट को मेंटेन करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए। और उसमें जो था वो सी था, यानी सी मतलब कैपिटल, यानी एक्चुअल कैपिटल कितना चाहिए एक्चुअल ग्रोथ रेट को मेंटेन करने के लिए, यानी इनकम को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक्चुअल ग्रोथ रेट कितना चाहिए था जो पिछले स्लाइड में था, और यहाँ पर रिक्वायर्ड कैपिटल कितना है, रिक्वायर्ड कैपिटल जो है वारंटेड ग्रोथ रेट को मेंटेन करने के लिए चाहिए। यानी ये चीज समझ में आया कि एक्चुअल ग्रोथ रेट यानी एक्चुअल कैपिटल एक्चुअल ग्रोथ रेट को मेंटेन करने के लिए चाहिए, और रिक्वायर्ड कैपिटल रिक्वायर्ड ग्रोथ रेट को वारंटेड ग्रोथ रेट को मेंटेन करने के लिए चाहिए।
उसके बाद यस इक्वल टू सेम, वही सेविंग इनकम रेशियो है। इकोनॉमी वुड बी इन द स्टेट ऑफ स्टेडी ग्रोथ व्हेन। अब देखिए स्टेडी ग्रोथ कब होगा, इकोनॉमी स्टेडी ग्रोथ कब होगा, देखिए यहां पर लिखा है द इकोनॉमी वुड बी इन ए स्टेडी ग्रोथ, यहां पर आ क्या देते स्टेडी ग्रोथ, स्टेट ऑफ स्टेडी ग्रोथ कब होगा, जब देखिए एक्चुअल ग्रोथ रेट, यहां पर एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट के बराबर होगा, यानी एक्चुअल कैपिटल रिक्वायर्ड कैपिटल के बराबर होगा। यानी दोनों भाषाओं में आप कह सकते हैं कि जब हमारा वारंटेड ग्रोथ रेट यानी एक्चुअल ग्रोथ रेट हमारा वारंटेड ग्रोथ रेट के बराबर होगा। दूसरी भाषा में हम यहां कह सकते हैं एक्चुअल ग्रोथ रेट को हम इनकम मांग रहे थे, इनकम यहां पर लिख दे रहा हूं, चलिए मैं वाई से दर्शा दे रहा हूं, इनकम इक्वल टू, रुको इसको इरेज कर देता हूं, इनकम इक्वल टू आउटपुट। आउटपुट को हम किससे दर्शा सकते हैं, ओ से दर्शा दे रहे हैं या क्यू से दर्शा दे रहे हैं। चलिए आउटपुट हो गया, यानी जो हमारा इनकम है वो आउटपुट के बराबर होना चाहिए, यानी जितना हमारा इनकम हो रहा है उसी अनुपात में हमारा आउटपुट होना चाहिए। दूसरी भाषा में इसी इनकम तो हम डिमांड कर रहे थे, इसी इनकम तो हम डिमांड कर रहे थे, क्योंकि हम एक्चुअल में डिमांड कितना करते हैं, जितना हमारा इनकम होता है। और ये तो हमारा क्या है, ये सप्लाई है। यानी डिमांड और सप्लाई, यहां पर देखिए ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। डिमांड और सप्लाई जहां पर होता है जनरल इक्विलिब्रियम में, जैसे फुल वो परफेक्ट कंपटीशन में जो आपने पढ़ा है माइक्रो में, वही चीजें तो हैं, केवल समझने की फेर है। यहां पर देखिए सेम चीजें ये कहा है, बस इसने क्या किया है कि वही पुरानी बॉटल में नया शराब भर दिया और बता दिया कि ये कुछ अलग है। ये कुछ भी अलग नहीं। देखिए जो वारंटेड ग्रोथ रेट है, जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो इनकम है, और जो इनकम है वही डिमांड है, और वारंटेड ग्रोथ रेट जो है वही आउटपुट है, और जो आउटपुट है वही सप्लाई है। यानी जहां पर इनकम आउटपुट के बराबर हो, या डिमांड सप्लाई के बराबर हो, या फिर एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट के बराबर हो, वही स्टेडी ग्रोथ रेट है। वही क्या है, स्टेट ऑफ स्टेडी ग्रोथ रेट है। समझ में आया? मुझे लगता है ये सबसे परफेक्ट चीज आपको समझ में आया होगा यहाँ पर, कि ये चीजें अलग से कुछ भी नहीं है। आप सबके पढ़ी पढ़ाई चीजें हैं जो आपको समझ में शायद आ गई होंगी। शायद इससे सरल भाषा में तो आप कोई नहीं समझा सकता कि जो आपका ये है, यानी ये चीजें अब मैं मिटा दूं तो आपको क्या समझाया कि डिमांड इक्वल टू, सॉरी यहां पर लिख दे रहा हूं कि डिमांड इक्वल टू सप्लाई। अब यहां पर क्या है, अब देखिए जो ये है इनकम है, यही तो डिमांड है, और जो ये है यही तो सप्लाई है, क्योंकि आउटपुट जो होता है मार्केट में वही तो सप्लाई होता है वस्तुओं का, और जो इनकम हमारा होता है वही तो हमारा डिमांड होता है वस्तुओं का। तो वस्तुओं का डिमांड और वस्तुओं की सप्लाई जहां पर बराबर होती है वही हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट है, सॉरी वही हमारा स्टेडी ग्रोथ रेट है। और यहां पर उन्होंने वही समझाया है और कुछ अलग नहीं समझाया है। यहां पर शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। बहुत आसानी से समझ में आ गया कि स्टेडी ग्रोथ रेट क्या है। और यहां पर इट इंप्लाइज, यहां पर इरेज कर दूं पहले, तब मैं आपको दिखाऊं कि आगे क्या है। इट इंप्लाइज दैट ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, यानी जी जो है वो इनकम को ग्रोथ रेट बता रहा है, जबकि ये रेट ऑफ आउटपुट, यानी जिस अनुपात में हमारा इनकम बढ़ रहा है उसी अनुपात में अगर सप्लाई बढ़ेगा
तो वस्तुओं का डिमांड और सप्लाई बराबर होगा। जब वस्तुओं का डिमांड और सप्लाई बराबर होगा मार्केट में, जिस मार्केट में हमेशा, तो वही तो हमारा स्टेडी ग्रोथ है, वही हमारा स्टेट ऑफ स्टेडी ग्रोथ है, वही हमारा जनरल इक्विलिब्रियम है। उसी को तो हम जनरल इक्विलिब्रियम के नाम से जानते थे। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको दूसरा समझाता हूँ, वारंटेड ग्रोथ रेट क्या होता है। चलिए इसको थोड़ा सा और बचा है, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर दिखा आर द कैपिटल आउटपुट रेशियो नीडेड टू रीच कैपिटल आउटपुट रेशियो नीडेड टू अचीव, यानी एक्चुअल ग्रोथ रेट, जी जहां लिखा है वहां एक्चुअल ग्रोथ रेट आप समझिए। एक्चुअल ग्रोथ रेट को मेंटेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कैपिटल आउटपुट रेशियो जरूरी है। मस्ट बी, कैपिटल आउटपुट जो रेशियो हो मस्ट बी इक्वल टू रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी रिक्वायर्ड कैपिटल, वही तो आपको दिखाया था पिछले स्लाइड में, टू मेंटेन द ग्रोथ रेट गिवन द सेम सेविंग कोएफिशिएंट, यानी सेविंग उसमें इंक्लूड हो रहा था। दिस इंप्लाइज दैट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट, देखिए यहां पर मैं लिखा हूं जो पिछले स्लाइड में मैं समझाता है अजम्पशंस में, तो जो एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होता है। मस्ट बी द इक्वल टू द एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट, यानी जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट यानी जितना हम कर रहे हैं और जितना हम उम्मीद कर रहे थे करने के लिए, वो दोनों आपस में बराबर हो। इफ एन इकोनॉमी इज अचीव टू स्टेडी ग्रोथ, अगर स्टेडी ग्रोथ की बात की जाए तो जितना हम उम्मीद कर रहे थे और जितना हम एक्चुअल में इन्वेस्ट कर रहे हैं दोनों आपस में बराबर हो, वही हमारा, उसी से हमें स्टेडी ग्रोथ रेट पाया जा सकता है। अब नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होता है, देखिए ये है आपका नेचुरल ग्रोथ रेट इज डिनोटेड बाय जीएन। सबसे पहली चीज कि ये जीएन से दर्शाया जाता है। जीएन इज डिराइव्ड फ्रॉम द आइडेंटिटी y इज इक्वल टू एल इंटू वाई अपॉन एल, यानी देखिए यहाँ पर y है इनकम या आउटपुट ले लीजिए, यहाँ पर एल क्या है, लेबर, नंबर ऑफ लेबर्स, यहाँ पर y अपान यल क्या है, y अपान यल का मतलब होता है कि जो प्रति व्यक्ति उत्पादन दर क्या है, यानी प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है। तो लेबर इनटू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर में अगर हम इंक्लूड कर दे तो हमें पूरा टोटल आउटपुट मिल जाएगा, यानी पोटेंशियल आउटपुट यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पोटेंशियल आउटपुट या पोटेंशियल इनकम की बात कर रहे हैं, यहाँ आप लेबर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की बात कर रहे हैं, यानी जितना हमारा कितना उत्पादन होगा या कितना आउटपुट होगा वो डिपेंड करता है लेबर इनटू लेबर की प्रोडक्टिविटी, यानी लेबर और लेबर की प्रोडक्टिविटी कितनी है उस पर निर्भर करता है। अगर लेबर बढ़ा दिया जाए तो भी हमारा इनका जो है आउटपुट बढ़ेगा, और लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दिया जाए तो भी हमारा आउटपुट बढ़ेगा। ये शायद आप समझ सकते हैं, नॉर्मली चीज है। टेकिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेरिएबल्स गिव्स, अगर इसी को हम चेंज कर दे, ये हमारा डिनोट होता है, इसी को चेंज करके अगर हम इंक्रीमेंटेड फॉर्म में लिखे, यानी चेंज करके, जैसे मतलब बदलते हुए रूप में लिखे, यानी चेंजिंग फॉर्म में लिखे, तो हम लिख सकते हैं स्मॉल y इज इक्वल टू यल इंटू क्यू। अब यल क्या है, एक इंडिविजुअल, यहां पर दिखा दें कि जो यल है वो इंडिविजुअल पर्सन है। देखो ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स, यानी लेबर फोर्स की जो ग्रोथ रेट है वो यल है, स्मॉल यल है, ये स्मॉल यल है। तो स्मॉल यल का मतलब ग्रोथ रेट ऑफ क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ लेबर। और क्यू क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ प्रोडक्टिव, यानी प्रोडक्टिविटी किस रेट से बढ़ रही है उसका योग प्लस जो लेबर किस रेट से बढ़ रहा है उसका योग, दोनों को योग के बराबर हमारा इनकम किस रेट से बढ़ेगा ये डिपेंड करेगा। यानी ये दोनों फंक्शन इसी के हैं। यानी दूसरी चीज में भाषा हम कह सकते हैं कि जो इनकम ग्रोथ रेट है यानी आउटपुट ग्रोथ रेट है वही तो हमारा इनकम ग्रोथ रेट है। तो इनकम ग्रोथ रेट जो है वो हमारे लेबर के ग्रोथ रेट या लेबर की प्रोडक्टिविटी के ग्रोथ रेट पर डिपेंड करता है। इन दोनों को योग के बराबर हमारा इनकम का ग्रोथ रेट होता है। बोथ दीज फैक्टर्स आर एक्सोजेनसली डिटरमाइंड, ये एक्सोजेनसली डिटरमाइंड होते हैं, एंडोजेनसली नहीं होते। अब जीएन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस मॉडल, यानी जो नेचुरल ग्रोथ रेट है वो इस मॉडल में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इट डिफाइंस द रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी ग्रोथ, ये बताता है यानी डिफाइन करता है
रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी, यानी हमारी प्रोडक्टिविटी की कितनी कैपेसिटी है ग्रोथ करने की, यानी हमारी जो एक इनकम की, यानी इनकम एक लेबर की प्रोडक्टिविटी कितनी अधिक मात्रा तक ग्रोथ की जा सकती है, यानी सबसे अधिकतम मात्रा तक ये बताने की कोशिश करता है कितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात या ये कह सकते हैं लॉन्ग रन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ग्रोथ रेट, या तो आप ये कहिए कि कितना प्रोडक्टिविटी हमारे ग्रोथ रेट में, यानी कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, या तो ये कहें कि फुल एम्प्लॉयमेंट का जो इक्विलिब्रियम होगा वो किस ग्रोथ रेट पर होगा। इट सेट्स अपर लिमिट टू द एक्चुअल ग्रोथ रेट, यानी एक्चुअल ग्रोथ रेट का सबसे हाईएस्ट जो है वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है उसको वो दर्शाता है कि ये जो ग्रोथ रेट है, यानी जो पॉपुलेशन है, जो वर्कर है, वो किस रेट तक कहां तक जाकर सीमित हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब कि मान लीजिए ये अपर लिमिट है और यहां से ये शुरू हुआ हमारा जो फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट मान लीजिए, तो इसको फुल एम्प्लॉयमेंट ले जाने के बाद ये इसके ऊपर नहीं जा सकता, और यही आपका नेचुरल ग्रोथ रेट है। नेचुरल ग्रोथ रेट कहने का मतलब ये है कि आप इसको मानिएगा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट या वर्कफोर्स ग्रोथ रेट, या आपको बोल सकते हैं लेबर ग्रोथ रेट। एक्चुअल ग्रोथ रेट को इनकम ग्रोथ रेट मान सकते हैं, वारंटेड ग्रोथ रेट को आउटपुट ग्रोथ रेट मान सकते हैं, और नेचुरल ग्रोथ रेट को और आप क्या मान सकते हैं, लेबर ग्रोथ रेट। ये तीनों को मानकर चलिए, आपको लास्ट में मैं समझाऊंगा। GN जनरेट द लिमिट बियॉन्ड द विच द सेंसर आउटपुट नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब GN यानी नेचुरल ग्रोथ रेट क्रिएट्स ए लिमिट, यानी एक लिमिट, एक सीमा निर्धारित करता है, बियॉन्ड विच, जिसके ऊपर एक्सपेंशन ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट का जो बढ़ोतरी यानी जो विस्तार है, इट नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, अब समझिए। क्योंकि उसने खुद कह दिया, सॉरी, उसने खुद कह दिया ये सबसे अपर लिमिट है फुल एम्प्लॉयमेंट का। अब जब भी फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया तो उसके ऊपर प्रोडक्टिविटी बढ़ाई नहीं जा सकती और उसके ऊपर लेबर भी नहीं बढ़ाया जा सकता। जब लेबर और प्रोडक्टिविटी दोनों नहीं बढ़ाई जा सकती तो आउटपुट कैसे बढ़ाया जा सकता है? सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इट लिमिट्स इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट सीलिंग। देखिए सीलिंग की बात की जा रही है, यानी जो सीलिंग है यानी छत है, इसके ऊपर आप बाहर नहीं जा सकते। यानी जो फुल एम्प्लॉयमेंट जो है ये सबसे अपर लिमिट है, फुल एम्प्लॉयमेंट यानी फुल एम्प्लॉयमेंट का सबसे अपर लिमिट है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट कोई भी 1% नहीं रहता, यही ये कह रहा है। इफ, अब देखिए, अगर जी इज मोर देन GW, जो जी है वो GW से ज्यादा, यानी ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, ग्रोथ रेट ऑफ इनकम जो है वो आउटपुट से ज्यादा है। यानी दूसरी भाषा में कह सकते हैं जो इनकम है वो आउटपुट से ज्यादा है, और इसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं जो आपका डिमांड है वो सप्लाई से ज्यादा है। तो ग्रोथ, एक्चुअल ग्रोथ वुड कंटिन्यू टू डाइवर्स फ्रॉम द GW अंटिल इट्स हिट्स द GM। फिर वही बातें कर रहा है। अब इसको मैं डायग्राम बनाकर आपको दिखाता हूं, तब आपको शायद कुछ समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए ये आपका है, ये मान लीजिए आपका GW है, यही नहीं होता है GW। अब देखिए ये आपका अपर लिमिट है, GN है, ये आपका अपर लिमिट है। वो कह क्या रहा है कि अगर G यहां से डाइवर्ट हो रहा है तो ये जाकर यहां पर मिल जाएगा और इसके बाद ये इसके बराबर हो जाएगा। ये क्या है? जी है। अब यही चीजें तो आपने देखा है, आप ग्रोथ मॉडल में जब हैरेडोमर के देखेंगे आप यही चीजें देखेंगे कि यहां पर ये यही बता रहा है कि अगर वो डाइवर्ट होता है GW से, यानी ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट से, अगर ग्रोथ रेट ऑफ इनकम डाइवर्ट होता है तो ये अधिकतम कहां तक जाएगा? नेचुरल ग्रोथ रेट, क्योंकि ये फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट है और ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट का करता है। अब फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद आप सीधी सी बात है ग्रोथ रेट आप इनकम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जब वहां पर न तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी भी फुल
इम्प्लॉयड हो गई है और लेबर फोर्स भी पूरी तरह से इम्प्लॉयड हो गया। तो जब लेबर फोर्स, और न तो लेबर फोर्स बढ़ाया जा सकता है, न तो आउटपुट ऑफ लेबर फोर्स बढ़ाया जा सकता है, या प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर फोर्स बढ़ाया जा सकता है, तो दोनों नहीं बढ़ाया जा सकता, तो वहां पर आउटपुट आप जो ऑटोमेटिक है वो फिक्स हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए, तो यही ये चीजें का था, व्हेन ऑल अवेलेबल लेबर्स हैज बीन कंप्लीटली ऑब्जर्व, और यही वो समय है जब जो अवेलेबल कैपेसिटी है जो लेबर फोर्स की, वो पूरी तरह से एम्प्लॉयड हो जाएगी, पूरी तरह से इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि जी जो है, जी है, ये देखिए, जी कैन नॉट बी ग्रेटर देन द जी एन इन द लॉन्ग रन। सीधी सी बात है कि जी एन जो है वो सबसे अपर लिमिट है किसका? एम्प्लॉयमेंट का, यानी वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाता है। तो जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाता है, पूरी तरह से एम्प्लॉयड हो गए पूरे जो वर्कफोर्स से, तो क्या वर्कफोर्स और जीएन से ऊपर जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि वही तो उसका अपर लिमिट है। यही चीजें यहां पर लॉन्ग रन में यही होगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता। द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर क्लियरली रिक्वायर्स, यानी अब यही चीजें हैं कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो यही है जो आपने अभी देखेंगे, जो किन्स के मॉडल है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, वो यही है यहां पर आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट रेट ये है। यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट रेट आपका, फुल एम्प्लॉयमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, और इसके लिए चाहिए कि ग्रोथ रेट ऑफ इनकम इक्वल टू ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, यानी जो पॉपुलेशन है वो इनकम के जितना, जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसी रेट से अगर आपका इनकम भी बढ़ रहा है, तो दोनों ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। इसके ऊपर कोई ग्रोथ रेट आउटपुट पॉसिबल भी नहीं है, और न तो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम पॉसिबल है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायर्स। अब देखिए, वो फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, लेबर के फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए आपको जी इक्वल टू जी एन, यानी जी इक्वल टू जी एन चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो और फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायर्स, कि कैपिटल को ये चाहिए कि वो जितना भी एम्प्लॉयमेंट है उसको पूरी तरह से यूटिलाइज कर दे। तो इसके लिए ये जो ग्रोथ रेट ऑफ जी डब्ल्यू है, यानी ग्रोथ रेट ऑफ वारंटेड ग्रोथ रेट है, इसको जी एन के बराबर हो जाना चाहिए। अब देखिए, अब मैं आपको यहां पर एक चीज और दिखाना चाह रहा हूं कि यहां पर देखिए कि जो ग्रोथ रेट ऑफ वारंटेड ग्रोथ रेट है, ये भी यहां से ये मूव करके कहां चला जाएगा? ये भी मूव करके यहां चला आएगा, और यहां पर जो है ये कंडीशन, ये कंडीशन यहीं पर ये आपका क्या हो गया? G इक्वल टू जी डब्ल्यू, यही आपका हो गया G इक्वल टू डी डब्ल्यू और इक्वल टू जी एन। मैं जो बोल रहा हूं वही समझिए, ये बराबर का निशान समझ लीजिए, ये बराबर का निशान है, ये दोनों बराबर का निशान है, और यही चीजें यहां पर बताया है कि अगर आपके एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए और जो लेबर रिक्वायर चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह से यूटिलाइज करने के लिए, वो यही चाहिए कि जी डब्ल्यू जी एन के बराबर हो जाए। अब देखिए, यही है उनका, ये देखिए ये कंडीशन क्या हो गया? यही है नाई फेज इक्विलिब्रियम, इसी को कहते हैं कि नाई फेज इक्विलिब्रियम, यानी जो नाइफ यानी चाकू होता है उसके धार पर एक इक्विलिब्रियम है, यानी चाकू के धार पर एकदम बैलेंस बना है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आप कट जाएंगे। कट जाने का मतलब कि आपका जो इक्विलिब्रियम है वो डिसबैलेंस में हो जाएगा। कटने का मतलब यहां पर कि आपका जो इक्विलिब्रियम है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। आप देखिए, इसी को देखिए गोल्डन एज कह रहे हैं, कौन? रॉबिन्सन। रॉबिन्सन का ग्रोथ रेट का क्या मतलब था? देखिए, उन्होंने दिया था कि डेल्टा के अपान के, यही दिए थे, डेल्टा के अपान डेल्टा यल अपान यल,
अब देखिए इनका यही है, गोल्डन एज क्या था, यही था कि जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट जिस रेट से बढ़ रहा है वो हमारे पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट के बराबर हो, यानी पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रहा है उसी रेट से हमारा कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए। और जब हमारा कैपिटल का इन्वेस्टमेंट में जो चेंजिंग आ रहा है और जो हमारे लेबर फोर्स में यानी वर्क जो हमारा लेबर के सप्लाई में जो परिवर्तन आ रहा है दोनों बराबर हो जाए, यानी दोनों का जो ग्रोथ रेट है वो बराबर हो, वही हमारा गोल्डन एज है रॉबिन्सन के द्वारा। और जो रॉबिन्सन के द्वारा ग्रोथ रेट कहा गया गोल्डन एज के नाम से, वहीं पर इन्होंने यहाँ पर नाइफ एज इक्विलिब्रियम के नाम से कहा है। आगे जब रॉबिन्सन का मॉडल आएगा तो मैं आपको वहीं पर दिखाऊंगा, ये आप याद रखिएगा, ये चीजें वहां पर मैं समझाऊंगा कि कैसे वहां पर मैंने रिलेट किया है। अब यहां पर भी देख लीजिए कि जो जी है वही तो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम है, और जो इनकम हम कर रहे हैं वो हमारे आउटपुट के बराबर है, और जो हमारा आउटपुट है वो किसके बराबर है, हमारे ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। सही आपने पकड़ा, तो ये ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है, ये ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट है, और इसी ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट तो यही है, ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट यही है, और ये ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है। और जहां पर ये दोनों बराबर होते हैं वहीं को इन्होंने गोल्डन एज के नाम गोल्डन एज नाम दे दिया, वहीं पर इन्होंने नाइफ एज इक्विलिब्रियम दे दिया। अब आगे देखिएगा हेरेड इसका नाम क्या देते हैं। यहीं पर ये तीन ही थ्योरी, यानी मैं आपको एक कंक्लूजन के तौर पर अभी दिखाऊंगा कि रॉबिन्सन, हैरेड, डोमर, उसके बाद किन्स, उसके बाद रॉबिन्सन, इन चारों की दो थ्योरीज है वो लगभग सेम है, मैं बता रहा हूं, याद रखिएगा। मैं चारों को जब समझाऊंगा, जिस तरह समझाऊंगा, दिखाऊंगा कि इनका एक्चुअल ग्रोथ रेट जो इनका जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है, वारंटेड ग्रोथ रेट है और नेचुरल ग्रोथ रेट है, वो कैसे गोल्डन एज से बड़ा वो मैच करता है, और जो गोल्डन एज है वो कैसे उनके किन्स का कैसे संबंधित है, क्यों किन्स ने कहा था एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, यही सॉरी ये आर रहेगा, यस रहेगा, एग्रीगेट सप्लाई। यही तो उन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कही है कि जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा वहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर होगा। एग्रीगेट डिमांड क्या है, हमारा इनकम है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, वस्तुओं का उत्पादन का जो ग्रोथ रेट है, वहां पर वो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं। यहां पर जो है हैरेड नाइफ एज इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, वहीं पर रॉबिन्सन गोल्डन एज की बात करते हैं। आगे हैरेड आएंगे वो भी बात करेंगे, क्या उनका दूसरा है, लेकिन है सेम यही, आप देखेंगे कैसे दिखाऊंगा मैं। चलिए इसको डिलीट करके फिर आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं डोमर का मॉडल। अब आगे स्लाइड में देखता हूं क्या है। चलिए नेक्स्ट पर चलता हूं, अभी इन्हीं का है, चलिए समझा देता हूं। अब आपको काफी चीजें समझ में आ गई होंगी, अब जल्दी अगर थोड़ा सा आप सब समझ लें खुद से। When GW, अब देखा कुछ कंडीशन ऐसे हैं जो अप्लाई होते हैं। When G is more than GW, यानी जब G ज्यादा है, यानी एक्चुअल ग्रोथ रेट ज्यादा है वारंटेड ग्रोथ रेट से, या C कम है यानी कैपिटल कम है रिक्वायर्ड कैपिटल से। रिक्वायर्ड कैपिटल क्या है, जो वारंटेड जो हमें ग्रोथ रेट चाहिए वो मेंटेन करने के लिए, क्या वारंटेड ग्रोथ रेट को वो ज्यादा है। तो अंडर दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में होगा ग्रोथ रेट ऑफ इनकम इज हायर देन द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट। यहां पर आपको समझ में आएगा, सीधी सी बात है, जब यहां पर इनकम ज्यादा है आउटपुट से तो हमारा कौन सा होगा, इन्फ्लेशन आएगा। क्या आएगा, इन्फ्लेशन आएगा।
अब देखिए इट मींस द डिमांड फॉर द आउटपुट वुड एक्सीड द बिकॉज ऑफ द हायर लेवल ऑफ इनकम, यानी जो हमारा आउटपुट है उससे ज्यादा हमारा डिमांड होगा वस्तुओं का। जब वस्तुओं का डिमांड होगा तो वस्तुओं का जो सप्लाई है वो कम है डिमांड से, तो वहां पर क्या आएगा, वस्तुओं का दाम बढ़ेगा, और जब वस्तुओं का दाम बढ़ेगा उसी को तो इन्फ्लेशन कहते हैं, वहां पर इन्फ्लेशन आएगा। जब व्हेन जी इज लेस देन डी डब्ल्यू या सी इज मोर देन सी आर, जहां पर ग्रोथ रेट ऑफ इनकम और ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, इन दोनों में ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट ज्यादा है, यानी सप्लाई वस्तुओं का ज्यादा है और उसका डिमांड कम है। अंडर दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में ग्रोथ रेट ऑफ इनकम इज लेस देन द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, यानी वस्तुओं के जो इनकम है, यानी जो व्यक्तियों के इनकम है, यानी इनकम कम है और सप्लाई ज्यादा है। इसमें क्या होगा, इट मीन्स द डिमांड फॉर द आउटपुट वुड लेस, जो डिमांड फॉर आउटपुट होगा वो कम होगा क्योंकि हमारे पास इनकम कम है। जब इनकम कम होगा बिकॉज ऑफ द लो लेवल ऑफ इनकम, यानी लो लेवल ऑफ इनकम की वजह से हमारा डिमांड का जो डिमांड है वो कम होगा आउटपुट के लिए, जबकि सप्लाई जो होगा वो ज्यादा होगा। जब सप्लाई ज्यादा होगा तो इकोनॉमी वुड एक्सपीरियंस द डिफ्लेशन, यहाँ पर इन्फ्लेशन की जगह क्या हो जाएगा, अब डिफ्लेशन आ जाएगा क्योंकि हमारे पास इनकम कम है, हमारा डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी रहेगा क्योंकि जब सप्लाई ज्यादा होगा और वस्तुओं का डिमांड कम होगा तो जो सप्लायर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो कुछ लोगों को अपने कंपनी से हटा देंगे, तो वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। डिफ्लेशन की स्थिति में यही तो होता है, ये तो नॉर्मल आम बात है। दस स्टेबल ग्रोथ रेट इज नॉट पॉसिबल अंडर द कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। और इस तरह आप कर सकते हैं कंक्लूजन के तौर पर, इन्फ्लेशन रहे या डिफ्लेशन रहे, इन दोनों स्थितियों में, यानी चाहे इन्फ्लेशन रहे चाहे डिफ्लेशन रहे, इन दोनों स्थितियों में जी इज नॉट इक्वल टू, इसमें ये संभव नहीं है, यानी जो स्टेबल ग्रोथ रेट है, यानी ग्रोथ रेट का जो स्टेबिलिटी है, जो वो एक निश्चित अवस्था में वो स्टेबल हो सकता है, वो नहीं रहेगा। जी इक्वल टू जी डब्ल्यू नाइफ एज इक्विलिब्रियम, जहां पर जी और जी डब्ल्यू बराबर होगा जी एन के, वहां पर नाइफ एज इक्विलिब्रियम होगा। दिस इज एन इसेंशियल कंडीशन फॉर स्टेडी ग्रोथ, दिस इज द इनहेरेंट इन द हेरेडोमर वाला, ये इनहेरेंट फीचर्स है, यानी उनका ये सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स है। रिलेशनशिप बिटवीन जी, जी डब्ल्यू एंड जी एन, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि जी, जी डब्ल्यू और जी एन क्या है। अब देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि व्हेन जी इज मोर देन जी डब्ल्यू, चलिए आप ही समझाइए, आप ही समझिए कि जी डब्ल्यू जब ज्यादा है तो क्या होगा, जी डब्ल्यू ज्यादा है तो जी डब्ल्यू कम है जी से, यानी एक्चुअल ग्रोथ रेट ज्यादा है, यानी इनकम ज्यादा है सप्लाई से। जब इनकम ज्यादा है तो क्या होगा, इनकम ज्यादा है तो क्या होगा, जी वुड कंटिन्यू टू डाइवर्ट फ्रॉम जी डब्ल्यू अंटिल इट हिट्स व्हेन ऑल अवेलेबल लेबर हैज बीन कंप्लीटली अब्जॉर्ब्ड, यानी ये तब तक बढ़ेगा जहां तक बढ़ सकता है, कहां तक, वो सीधी सी बात है, वो वहां तक बढ़ सकता है जहां पर जीएन बराबर होता है, यानी अपर लिमिट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जो अपर लिमिट है एम्प्लॉयमेंट का वो पूरी तरह से बराबर हो जाएगा। जी कैन नॉट बी ग्रेटर देन द जीएन इन द लॉन्ग रन, अभी को आपको पिछले स्लाइड में मैंने समझाया कि जी है जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट, जो पूरी तरह से अपर लिमिट है एम्प्लॉयमेंट का, वो क्या फुल एम्प्लॉयमेंट उससे ऊपर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो वही तो कह रहा है कि एक्चुअल ग्रोथ रेट नेचुरल ग्रोथ रेट के बराबर हो जाएगा और उससे ऊपर नहीं जा सकता लॉन्ग रन में। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर क्लियरली रिक्वायर्स, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए सही बात है एक्चुअल ग्रोथ रेट नेचुरल ग्रोथ रेट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वही उसका अपर लिमिट है, यानी जहां पर पूरी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाता है और एम्प्लॉयमेंट पूरी तरह से एम्प्लॉयड हो जाता है, वही आपका अपर लिमिट है, वही जीएन है, वही आपका नेचुरल ग्रोथ रेट है, और जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो उसके बराबर है। अब एक्चुअल ग्रोथ रेट जो है इनकम है, अब इनकम क्या एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट न तो उस लेवल पर बढ़ाया जा सकता है जो अपर लिमिट है नेचुरल ग्रोथ के ज्यादा, न तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। तो जब प्रोडक्टिविटी और उसके उत्पादन दोनों नहीं बढ़ाए जा सकते, यानी न तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा सकता है न तो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ाया जा सकता है, तो दोनों नहीं बढ़ाए जा सकते तो आउटपुट नहीं बढ़ाया जा सकता। जब आउटपुट नहीं बढ़ाया जा सकते तो इनकम कहां से उससे ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, तो इनकम उसके नेचुरल ग्रोथ रेट के बराबर हो जाएगा। यहां पर समझ में आया आपको। द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिक्वायर्स द जीडब्ल्यू, अभी इस पिछले स्लाइड में आपको समझाया। दिस सिचुएशन हैज बीन कॉल्ड द गोल्डन एज बाय रॉबिन्सन, रॉबिन्सन ने यही बात उसमें बताई थी। व्हेन जीडब्ल्यू इज मोर देन जीएन, जी इसको समझिए
कि जब GW ज्यादा हो जाए GN से, द एक्चुअल, अब समझिए GW क्या है, एक्चुअल में जो एक्चुअल है आउटपुट, यानी आउटपुट जब ज्यादा हो जाए नेचुरल ग्रोथ रेट से, यानी जो इम्प्लायड है उससे ज्यादा हो जाए, यानी कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जब ज्यादा हो जाए, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाए एग्रीगेट डिमांड से, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड ही GN है, यानी आउटपुट जो है वही आउटपुट जो है वो सप्लाई है, तो आउटपुट GW है और GN क्या है, इनकम है। तो जब इनकम से आउटपुट ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, सीधी सी बात है, डिप्रेशन की स्थिति आएगी, क्योंकि होगा क्या, सप्लाई जो ज्यादा बढ़ा है, एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ विल नेवर बी द सफिशिएंट टू स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट डिमांड टू मैच द अमाउंट ऑफ सेविंग एट द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। कहने का सेंस वही है कि अब उससे ज्यादा क्या है, एम्प्लॉयड को और ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए जो एम्प्लॉय होगा वो तत्पर नहीं हो पाएगा, और वो क्या होगा, वो डिप्रेशन की स्थिति हो जाएगी। देयर इज टू मच कैपिटल एंड टू मच सेविंग, यहाँ पर सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा कैपिटल हो रहा है, उसका सेविंग हो रहा है, कैपिटल को जो कैपिटल है वो ज्यादा आइडल हो जा रहा है, यानी वो बेकार पड़ा है। क्यों बेकार पड़ा है, क्योंकि वहां पर इंप्लॉयमेंट उससे ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता नेचुरल ग्रोथ रेट से ज्यादा। जब नेचुरल ग्रोथ रेट से ज्यादा इंप्लॉयमेंट बढ़ाया ही नहीं जा सकता तो कैपिटल उससे ज्यादा रहे तो क्या फर्क पड़ता है, जब उससे ज्यादा कैपिटल हो जाता है, क्योंकि वही सबसे फुल एम्प्लॉयमेंट है, अब उससे ज्यादा जो कैपिटल है वो पूरी तरह से आइडल पड़ा रहेगा। इन दिस सिचुएशन इकोनॉमी विल फेस क्रॉनिक डिप्रेशन, यही तो क्रॉनिक डिप्रेशन है। इन दिस सिचुएशन GW, और इस सिचुएशन में क्या होगा, जो DW होगा वो G से क्या होगा, यहां पर GW जो होगा ये, सॉरी यहां पर दूसरा हो गया, क्योंकि GN ही तो GW था, हाँ सॉरी वो वाला मैं समझा दे रहा हूं कि जो G है वही तो GW से ज्यादा हो नहीं सकता, हाँ सॉरी GN से ज्यादा हो नहीं सकता, उसमें थोड़ा सा ज्यादा गलत हो चुका था। तो जब नेचुरल ग्रोथ रेट यानी वारंटेड ग्रोथ रेट, उसमें क्या था, वारंटेड ग्रोथ रेट ज्यादा था नेचुरल ग्रोथ रेट से, तो जब नेचुरल ग्रोथ रेट से वारंटेड ग्रोथ रेट ज्यादा था और नेचुरल ग्रोथ रेट के बराबर ही एक्चुअल ग्रोथ रेट बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि नेचुरल ग्रोथ से ज्यादा एक्चुअल ग्रोथ रेट बढ़ाया नहीं जा सकता, तो इसलिए जो जी होगा वो भी नेचुरल ग्रोथ रेट से कम होगा, मेन सेंस यही है। अब यहां पर देखिए, व्हेन GW इज लेस देन GN, जब GW GN से कम है तो देयर विल बी, अब GW कहने का मतलब यहाँ आउटपुट समझ लीजिए और GN का मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट समझ लीजिए, यानी फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट समझ लीजिए, जहां पर उससे ज्यादा कैपेसिटी उससे ज्यादा ग्रोथ रेट इनकम का नहीं बढ़ाया जाता। तो इनकम जब ज्यादा है किससे, आउटपुट से, जब इनकम ज्यादा है तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन आएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्योंकि डिमांड बढ़ेगा, जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा, because there will be the tendency for the actual rate of growth to exceed that the necessary to induce the investment to match the saving, क्योंकि डिमांड की स्थिति है, यानी जो डिमांड ज्यादा हो रहा है तो वहां पर हाँ वस्तुओं को बढ़ाने के लिए ज्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा जिससे इन्फ्लेशन आएगा, यानी डिमांड ज्यादा इसलिए इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन प्रेशर हाउ विल बी द accompanied by the growing unemployment of the वैरायटी। इन्फ्लेशन प्रेशर, जो इन्फ्लेशन प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो साथ साथ चलेगा अनएम्प्लॉयमेंट के, और एक स्थिति क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट के साथ चलेगा और वो जाकर धीरे से वो एक स्थिति ऐसी आकर खत्म हो जाएगा। इन दिस सिचुएशन देयर विल बी द क्यूमुलेटिव बूम एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, ये एक ऐसी स्थिति आएगी, ये ऐसी स्थिति है जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, पूरी तरह से बूम की स्थिति है, यानी इन्फ्लेशन की स्थिति है। और यहां पर क्या होगा, जब सीधी सी बात है, जब जो GW है वही तो GN है, अभी को आपको बताया कि GW GN से ज्यादा हो नहीं सकता, GN का मतलब नेचुरल ग्रोथ रेट या एक्चुअल ग्रोथ रेट, अब एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा इनकम हो नहीं सकता, तो वही तो यहाँ पर GW भी बड़ा होगा और रिक्वायर्ड कैपिटल जो होगा वो भी बड़ा होगा C से। C
इज लेस देन CR। ये स्थिति वही वाली स्थिति है सेम जो आप पीछे देखे थे। इसको डिलीट कर दूं पहले, तब अगले स्लाइड पर आपको यहां हैरेड का मॉडल समझाऊं। अब चलिए आपको हैरेड मॉडल समझ आते हैं। सीधी सी बात है, डोमर मॉडल, क्योंकि हैरेड आपको समझ में आ गया होगा। अब डोमर मॉडल को आपको समझाते हैं कि द डोमर मॉडल ग्रोथ वाज पब्लिश्ड इन 1946। जो डोमर का मॉडल है वो 1946 में पब्लिश हुआ था। डोमर्स थ्योरी केम अबाउट एन रिएक्शन ऑफ द केंजियंस जनरल थ्योरी, यानी केंजियंस के जो जनरल थ्योरी है उसके रिएक्शन में इनका जो था उसी में इसका मॉडल पब्लिश हुआ है। पर्टिकुलरली टू फैक्टर्स रीजन, दो चीजें, यानी इन्वेस्टमेंट। अब देखिए यही बताते हैं, एन इन्वेस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स। इन्होंने बताया कि इन्वेस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से हमारा इनकम आता है, जनरेट होता है, और इन्वेस्टमेंट करने से ही प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होता है, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है इकोनॉमी में। और इन्हीं दो चीजों को लेकर वे पूरे अपने मॉडल को डिराइव किए हैं। और इन्हीं के बीच डिमांड, यानी सीधी सी बात है, इनका भी यही है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इनकम भी जनरेट करती है, प्रोडक्टिविटी इफेक्ट करती है। जो प्रोडक्टिविटी इफेक्ट है ये इनका आउटपुट सप्लाई हो गया, और जो इनकम जनरेट है ये आपका डिमांड हो गया। तो डिमांड और सप्लाई आपका जहां बराबर होगा वही आपका इक्विलिब्रियम होगा। यही बात आगे ये भी बताएंगे। चलिए दिखाता हूं आपको। इन्वेस्टमेंट जनरेट्स इनकम इज गिवन बाय किन्स। ये किसने कहा था? इन्वेस्टमेंट इनकम जनरेट करता है, ये किन्स ने कहा था। ये किन्स की परिभाषा है जनरल थ्योरी में। और जबकि इन्वेस्टमेंट जनरेट्स प्रोडक्टिविटी इन द गिवन बाय द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे ये मानते थे जब हम कोई वस्तु जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो होता क्या है कि उससे प्रोडक्टिविटी हमारा जनरेट होता है, जबकि किन्स का कहना था इनकम जनरेट होता है। और इनका दूसरा जो इफेक्ट है, यानी ये दूसरी बात, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर जनरली अट्रैक्ट्स अटेंशन बट अनयूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल अट्रैक्ट्स लिटिल अटेंशन। यानी अनयूटिलाइजेशन, कैपिटल का अनयूटिलाइजेशन हो रहा है, ये कम अटेंशन देता है, बल्कि ज्यादा अटेंशन क्या देता है? अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, ये ज्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों। अब इनका भी एग्जाम्पल पढ़ लीजिए। इनकम इज डिटरमाइंड बाय इन्वेस्टमेंट थ्रू मल्टीप्लायर एंड एग्रीगेट डिमांड, यानी या इफेक्टिव डिमांड के नाम से कह सकते हैं एग्रीगेट डिमांड। यानी जो इनकम है वो किसके इन्वेस्टमेंट करने के द्वारा डिटरमाइंड बाय इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट करके वो मल्टीप्लायर और इफेक्टिव डिमांड के माध्यम से वो इनकम जनरेट करता है। प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी इज क्रिएटेड बाय इन्वेस्टमेंट। जो प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी है वो भी इन्वेस्टमेंट करने से होता है। अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल सोशल एवरेज इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिविटी डिनोटेड बाय सिग्मा। ये सिग्मा से डिनोट किया जाता है। ये पोटेंशियल सोशल एवरेज इन्वेस्टमेंट, यानी जितना सोशली हम एवरेज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, ये सिग्मा से हम डिनोट करते हैं। इन्वेस्टमेंट इज इंड्यूस्ड बाय द आउटपुट ग्रोथ। जो इन्वेस्टमेंट है वो आउटपुट कितना हो रहा है उसके ग्रोथ रेट से, टुगेदर विद द पोटेंशियल कॉन्फिडेंस। और जो इंटरप्रेन्योर्स है, इंटरप्रेन्योर्स के कॉन्फिडेंस के, जो इंटरप्रेन्योर्स हैं उसके कॉन्फिडेंस के साथ साथ आउटपुट में कितना ग्रोथ हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, यानी उससे वो प्रभावित होता है। यानी जो इन्वेस्टमेंट है वो दो चीजों पर प्रभावित होता है, दो चीजों से। पहला कि किस रेट से आउटपुट बढ़ रहा है, दूसरा कि जो इन्वेस्ट करने वाला इंटरप्रेन्योर्स है उसका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी ये मायने रखता है कि वो कितना ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि रिस्क लेने की क्षमता कॉन्फिडेंस रहने वालों को ही अंदर आता है। एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन द यूटिलाइजेशन रेशियो। जो एम्प्लॉयमेंट है वो यूटिलाइजेशन रेशियो पर डिपेंड करता है, एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी। यानी जो यूटिलाइजेशन रेशियो क्या है? आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट और प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी के बीच जो रेशियो है उसको हम कहते हैं यूटिलाइजेशन रेशियो। और जो यूटिलाइजेशन रेशियो है यही इसी पर डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयमेंट कितना होगा। पास्ट एंड प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट कैन जनरेट प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी। जो पास्ट इन्वेस्टमेंट हो या फिर प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट है, दोनों का प्रोडक्टिव कैपेसिटी डेवलप करती हैं एट एज गिवन रेशियो, यानी इसी यूटिलाइजेशन रेशियो पर ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं। ये जनरेट करती। इफ जंकिंग एग्जिस्ट, अगर जंकिंग का मतलब कि डिप्रिसिएशन,
डिप्रिसिएशन किसी प्रकार का याद है, या कैपिटल में कोई हरासमेंट आ रहा है या कोई कमी आ रही है या उसमें कोई गिरावट आ रहा है या उसमें घिसावट वगैरह आ रहा है, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए कैपेसिटी को बनाने के लिए। इट विल डेपेंड इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी, यानी जो जो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है उसको कम करेगा, क्योंकि डिप्रिसिएशन जो होगा उससे हमारा इन्वेस्टमेंट कम होगा। These assumptions is consider the central theme of the डोमर्स मॉडल, यानी ये डोमर्स के मॉडल का ये सबसे assumptions, यानी नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ से आप समझ लिए डोमर्स मॉडल लिखा है कि डोमर के मॉडल का ये सबसे महत्वपूर्ण है ये लाइन। फार्मूलेशन ऑफ थ्योरी, चलिए अब इनका फार्मूलेशन करते हैं। फार्मूलेशन ऑफ थ्योरी डोमर्स बेस्ड ऑन द एक्चुअल डुअल फैक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट का डबल रोल है इनके थ्योरी में। पहला कि इन्वेस्टमेंट क्रिएट्स इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी या जनरेट्स प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी। इन्वेस्टमेंट है जो प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी यानी प्रति व्यक्ति जो उत्पादन दर है वो बढ़ाता है, ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के तहत माने हैं। दूसरा इनका है कि इन्वेस्टमेंट जनरेट इनकम, और इन्वेस्टमेंट इनकम जनरेट करता है, ये किसने कहा था, अभी पिछले स्लाइड में आपको बताया था। द टू साइड्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड द सॉल्यूशन फॉर स्टडी ग्रोथ, यही दोनों साइड में, यानी एक तरफ ये आपको बताया था कि ये आपका सप्लाई हो गया, मतलब वस्तुओं की सप्लाई हो गया, और इनकम जो होता है वस्तुओं का डिमांड हो गया, और जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर होता है वही उनका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वही उनका स्टडी ग्रोथ है। डोमर्स यूज सम इक्वेशन फॉर दिस सिंबल्स, यानी इसके लिए उन्होंने कुछ सिंबल्स यूज किए हैं। देखिए वाईडी लेवल ऑफ द नेट नेशनल इनकम, यानी डिमांड साइड, यहाँ पर आपको, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये डिमांड साइड है, और वाई एस यानी जो सप्लाई साइड है, लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी, ये सप्लाई साइड है, यानी प्रोडक्टिविटी की कितनी सप्लाई हो रही है उसका क्या लेवल है उसको यह दर्शाता है। कि रियल कैपिटल यानी कितना कैपिटल एक्चुअल में लगा हुआ है, यानी रियल कैपिटल का मतलब कितना आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो रियल कैपिटल है। और यहाँ पर ये है आपका अल्फा, अल्फा मार्जिनल प्रॉपर्टी टू सेव, यानी जिसको हम कह सकते हैं जो अल्फा है वो हमारा किस रेट से हम, यानी बदलते हुए हमारे जो सेव रेट है, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेव है, जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है उसको हम दर्शा सकते हैं डेल्टा के से। किससे दर्शा सकते हैं, डेल्टा के अपान के, यानी जो डेल्टा के है वही तो यहां पर डेल्टा आई होता है, यानी इन्वेस्टमेंट, और जो इन्वेस्टमेंट डेल्टा इन्वेस्टमेंट है तो वही तो एमपीएस है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, क्योंकि जो हमने सेव किया वही तो हमारा डेल्टा से, ये डेल्टा दर्शा दें डेल्टा एस, यानी डेल्टा एस कहने का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट, और जो मार्जिनल इन्वेस्टमेंट है वही तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कैपिटल है, यानी वही तो चेंज इन कैपिटल है। जो हमारा एमपीसी है यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है वही तो हमारा डेल्टा वाई है, डेल्टा आई है, और जो डेल्टा आई है वही तो डेल्टा के है, कभी डेल्टा के से दर्शाता है, कोई कोई डेल्टा आई से दर्शाता है। जैसे आप गोल्डन एज पढ़े थे अभी पिछले स्लाइड में, उनका रॉबिन्सन का, उन्होंने डेल्टा के से दर्शाया हुआ था, और वहां पर कुछ लोगों ने डेल्टा के आई से दर्शाते हैं, यहाँ पर इन्होंने उसी को अल्फा से दर्शाए हुए हैं, यानी ये अल्फा कुछ नहीं है, ये डेल्टा के है या डेल्टा आई मान सकते हैं। तभी आपको डेल्टा आई और डेल्टा के क्या है कि कितना, किस रेट से हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, यानी ये बढ़ते हुए इन्वेस्टमेंट को दर्शाता है, जबकि ये नेट इन्वेस्टमेंट को दर्शा रहा है। दोनों में क्या फर्क है, देखिए ये नेट इन्वेस्टमेंट किया यानी आपने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, और ये आगे किस रेट पे आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे इस बात का दर्शाता है। और ये जो सिग्मा है ये प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है, यानी एक कैपिटल है उसकी क्या प्रोडक्टिविटी है, यानी किस दर से वो उत्पादन दर बढ़ाएगा या किस दर से वो बढ़ेगा, ये बात दर्शाता है। अब देखिए सप्लाई साइड में कि जो एक्चुअल कैपिटल है उसको हम क्या है, उसको हम सिग्मा से अगर मल्टीप्लाई कर दें, यानी जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं जितना मनी, और उसके प्रोडक्टिविटी को अगर दोनों में इंक्लूड कर दें तो वही तो हमारा आउटपुट सप्लाई है।
क्योंकि आउटपुट सप्लाई जो होता है वो प्रोडक्टिविटी, और दूसरे भाषा में आप कह सकते हैं कि ये टोटल लेबर है। क्या है? टोटल लेबर को अगर उसकी प्रोडक्टिविटी से हम कंपेयर करते हैं, किससे? प्रोडक्टिविटी से। यानी जो इन्वेस्टमेंट है अगर हम कैपिटल के माध्यम से कर रहे हैं तो कैपिटल को मानते हैं, नहीं तो अगर हम सप्लाई का मतलब वो लेबर के माध्यम से मानते हैं, इसको लेबर मान सकते हैं। और डेल्टा जो सिग्मा है उसको हम प्रोडक्टिविटी मान सकते हैं। यानी जो लेबर की प्रोडक्टिविटी या कहिए आप कैपिटल की प्रोडक्टिविटी और कैपिटल का जो इनटू है, दोनों को जोड़ दिया, दोनों से इंक्लूड कर दिया जाए तो वही हमारा आउटपुट ऑफ गुड्स है एंड सर्विसेज है। और जबकि सप्लाई साइड की अगर बात की जाए कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसमें किस रेट से हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, यानी हरासमेंट जो है उस हरासमेंट से ज्यादा बढ़ रहा है, कम बढ़ रहा है या बराबर हो रहा है, तो वो ये हमारा दर्शाता है डिमांड साइड। यानी डिमांड साइड का मतलब ये है कि कितना इन्वेस्ट हम करेंगे, यानी किस रेट से हमारा सेविंग हो रहा है। अब इक्विलिब्रियम, जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं वही तो हमारा इक्विलिब्रियम होता है। जबकि यहां पर ये बताया गया ये आपका डिमांड है, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट में अगर आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी से भाग दे दिया जाए तो हमारा डिमांड हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो जो इनकम होगा वही डिमांड होगा। अब यहाँ पर देखिए कि हमारा जो सप्लाई है, यहाँ पर ये सप्लाई आपको बताया कि प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल इक्वल टू आई अपॉन ए। जो आई है वही तो आपका क्या था? इन्वेस्टमेंट है, नेट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए आई इक्वल टू अल्फा सिग्मा इंटू अल्फा इंटू के। अब देखिए यहां पर यही आपका कंडीशन फॉर स्टेडी ग्रोथ, यही का स्टेडी ग्रोथ है। अब वहां का स्टेडी ग्रोथ क्या था? जी इक्वल टू जी डब्ल्यू इक्वल टू, देखिए उनका स्टेडी ग्रोथ क्या था? जी इक्वल टू जी डब्ल्यू इक्वल टू जी एन। ये उनका स्टेडी ग्रोथ था, किसका? हैरेट का। इसको नाइफ एज इक्विलिब्रियम कहते हैं, इसको रोजर एज इक्विलिब्रियम कहते हैं। जो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम है, ये देखिए ग्रोथ रेट ऑफ इनकम इज इक्वल टू ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, और यहां पर भी ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट। जो हाँ जो हमारा डिमांड है, सप्लाई, वो दोनों को बराबर है। तो यहाँ पर ये उनका रेजर एक उनका जो था क्या था? नाइफ एज इक्विलिब्रियम। इनका है रेजर एक एज इक्विलिब्रियम। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं, तब आपको समझाते हैं फिर कि इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे। इस कंडीशन को ही उन्होंने क्या कहा है यहां पर, ये आई इक्वल टू वस्तुओं जो कैपिटल की प्रोडक्टिविटी और कैपिटल कितना किस रेट से चेंज हो रहा है और कैपिटल कितना चेंज हुआ, मतलब जो एक्चुअल कैपिटल पहले था, इन तीनों का जो इनटू है वो आई के बराबर होगा। यही कंडीशन, यही इनका स्टेडी ग्रोथ रेट है। यानी इसको रेजर एक एज इक्विलिब्रियम, रेजर एज इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जहां पर चेंज इन इनकम इनटू चेंज इन इनकम इनटू अपॉन इनकम इनटू सिग्मा इनटू ए क्या है? एमपीसी है। एमपीसी मतलब कि डेल्टा के। डेल्टा के कहने का मतलब कि डेल्टा आई कह लीजिए, यानी इन्वेस्टमेंट में किस तरह किस रेट से परिवर्तन हो रहा है उसी को यह दर्शाता है। द पाथ ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, जब आपका इनकम ज्यादा होगा, आपका ये इनकम है ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, ग्रोथ रेट ऑफ इनकम जब ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट से ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है ग्रोथ रेट ऑफ इनकम जब ज्यादा होगा तो हमारा क्या आएगा? इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, इन्फ्लेशन। क्या आएगा? इन्फ्लेशन आएगा। और नेक्स्ट देखिए कि जब ग्रोथ रेट ऑफ इनकम कम होगा ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट से तो हमारा डिफ्लेशन या डिफ्रेशन की स्थिति आएगा। ये आप समझ सकते हैं। न्यूमेरिकल एग्जांपल देख सकते हैं इनका। सपोज द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज
यानी ये यहाँ पर होना चाहिए था। चलिए देख लीजिएगा, कैपिटल इज 15% एंड एमपीसी अल्फा इज 12%, देन द फाइंड आउट द ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट किस रेट से होगा ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप निकाल सकते हैं कि इन दोनों को इंक्लूड कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। ये देखिए कि 50% 25% इंटू 12% अपॉन 3%, भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3%, यानी 3% ग्रोथ रेट होगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब हैरेट डोमर मॉडल के बीच क्या डिफरेंसेस है ये जानना। अभी तक आप लोगों ने देखा कि हैरेट डोमर मॉडल किस तरह से डिराइव हुआ है, किस तरह से उनका है। बहुत सिंपल सा मॉडल है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना था। अब यहाँ पर देख सकते हैं, डोमर्स यूज रोल ऑफ द इन्वेस्टमेंट बट द हैरेट रिगार्ड द लेवल ऑफ इनकम। यानी डोमर ने इन्वेस्टमेंट को ज्यादा महत्व दिया है, जबकि हैरेट ने इनकम को, ग्रोथ रेट में। डोमर्स मॉडल आउटपुट कैपिटल रेशियो, इन्होंने आउटपुट कैपिटल रेशियो की बात कही है, जबकि हैरेट के मॉडल में कैपिटल आउटपुट रेशियो की बात कही गई है। यानी इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये आपका मल्टीप्लायर की बात करते हैं डोमर्स, और जबकि वहीं हैरेट किसकी बात करते हैं, हैरेट सीधी सी बात है किसकी बात करते हैं, एक्सीलरेटर की बात करते हैं। हैरेट्स एक्सीलरेटर कोएफिशिएंट इज साइकोलॉजिकली, जो हैरेट का एक्सीलरेटर है, एक्सीलरेशन है, वो कोएफिशिएंट इज साइकोलॉजिकली है, ये साइकोलॉजिकली है, जबकि डोमर्स टेक्नोलॉजिकली, जो डोमर्स का है वो टेक्नोलॉजिकली डिटरमाइंड है। डोमर गिव्स द मल्टीप्लायर प्रोसेस, अब यही सीधी बात अभी बताया आपको कि जहां पर आउटपुट कैपिटल रेशियो की बात हो वहां पर वो मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं, और जहां पर कैपिटल आउटपुट की रेशियो की बात हो वहां पर क्या बात हो रही है, वहां पर ये देखिए एक्सीलरेटर प्रोसेस की बात हो रही है। तो स्टेट ऑफ इकोनॉमी इज डोमर आइडल कैपेसिटी प्रिवेल्ड एंड इन द हैरेट डोमर मॉडल अनएम्प्लॉयमेंट टेक्स कॉमन प्लेसेस। अब देखिए यहां पर आप समझ सकते हैं कि अब कि ये आपका यही था जो आपको मैं पीछे स्लाइड में समझा चुका हूं, शायद यहां पर अब समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कोई चीज बच जाता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये चीजें समझ में आ गया होगा। अब अगले जो वीडियो बनेगा वो इस पर बनेगा, यानी सोलो मॉडल पर बनेगा, जो इन्हीं से रिलेटेड है, इन्हीं के कुछ जो अजम्पशंस हैं उनको वेरिएट करके वो अपना मॉडल दिए हैं। और इनका जन्म क्या हुआ था, 1924 में हुआ है, अभी ये जिंदा है और ये 98 वर्ष के हो चुके हैं। और इनका भी एक वीडियो में इनका पूरा का पूरा वो जो है मॉडल है वो पूरी तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि वीडियो बंद करने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को पूरी तरह से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको जो चीजें न समझ में आया हो आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपको उसका पूरा जवाब देने का प्रयास करूंगा। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।